आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं रिया सिंह अपने इस नए चैनल विराट विजन जीके पर आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका जीवन उज्जवल हो और ये साल आपका बहुत खुशियाँ लाए आपके जीवन में। तो जैसा कि इस नए साल पर और ये नया क्लास मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो इस नए क्लास के साथ स्टार्ट करने में मैं एक गीता का श्लोक बोलना चाहती हूँ। उसके बाद फिर हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लैव्यम मास स्मगमम पार्थ नैतत्वयुपपद्धते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्योत्तिष्ठ परंतप। अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू युद्ध कर, अपने हित के लिए खड़ा हो, इस नपुंसकता को त्याग और युद्ध कर। तो आज मैं भी युद्ध करने आई हूँ और बताइएगा कि कैसा क्लास लगा आप लोग को। क्लास के बाद कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। जैसा कि ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। जो भी अगर मिस्टेक हो रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और जो भी प्रॉब्लम हो बताइएगा। तो आज का टॉपिक हमारा है ह्यूमन एनाटॉमी। इसका मतलब मानव शरीर रचना, कि हमारे शरीर की रचना हुई कैसे है। हम चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कैसे पहुंच रही है, हम देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, अगर किसी चीज़ को सूंघ रहे हैं तो कैसे सूंघ रहे हैं। कुछ भी हमारा शरीर ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या इसके स्ट्रक्चर हैं, क्या इसके फंक्शनल हैं, कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन से सिस्टम्स हैं, ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। कैसे शरीर की रचना हुई है, क्या कार्य करता है, ये सब कुछ। और इसमें हमें केवल 3 चीज़ें पढ़नी हैं। पहला ह्यूमन एनाटॉमी, जो मैंने आज स्टार्ट किया है। दूसरा है डिजीजेस यानी रोग, कौन कौन से रोग हो रहे हैं। और तीसरा है न्यूट्रिशंस यानी पोषण। तो बात की जाए अगर ह्यूमन एनाटॉमी की, तो सबसे पहला टॉपिक इसका है सेल। ये अपने आप में खुद ही एक ब्रह्मांड है, क्योंकि ये मैक्सिमम तो मेरे ख्याल से 6 और 7 वीडियोस में जाएगा ये सेल, कोशिका। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा सेल है, तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। आखिर सेल होता क्या है, बना किससे है। हमने बहुत बार किताबों में या याद किया होगा या सुना होगा, बहुत बार हमने सुना है कि शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। है क्या ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका? उसका इसका मतलब है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल यानी उसका आकृति, उसकी संरचना कैसे बन रही है कोशिका की, और उसका फंक्शनल वो क्रिया कैसे कर रहा है, कैसे उसका संरचना बन रही है, कैसे वो क्रिया कर रहा है। यही एक सेल है। यानी सबसे छोटी से छोटी इकाई वो सेल होती है। सबसे छोटी से छोटी इकाई, सबसे छोटा कण। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि मेरे सामने कैमरा है, मैंने उसे तोड़ फोड़ के एकदम पूरा प्लेन कर दिया, एकदम बुरादा बुरादा कर दिया। उसके बाद हम उसमें अगर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फाइबर मिलेगा, प्लास्टिक मिलेगा, आयरन्स मिलेंगे, शीशे मिलेंगे। तो ये सारी जो छोटे 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 कण हैं, यही सेल हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि ताजमहल है, हमने उसे तोड़ा फोड़ा एकदम, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, वो हमारे देश की शान है। तो एक एग्जाम्पल के तरीके से हमने ले लिया कि उसे हमने फोड़ा तोड़ा एकदम पूरा कर दिया। तो उसमें हमें केवल यही तो नहीं कि ईंट मिलेंगे, केवल यही तो नहीं कि मेटल ही मिलेंगे, केवल शीशे या ये सब। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण होंगे, वही सेल हैं। सबसे छोटी से छोटी इकाई वही कोशिका है। वो कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे उसका फंक्शनल है। तो सेल मतलब क्या होता है? छोटी कोठरी, छोटा कमरा से सेल मतलब छोटी कोठरी या छोटा कमरा। सबसे पहला टॉपिक हमारा है सेल। कोशिका कहते हैं हिंदी में। और ये सेलुलर शब्द से बना है। ये एक लैटिन शब्द है।
कौन सा शब्द है ये? एक लैटिन शब्द है। और कोशिका मतलब क्या होता है? छोटी कोठरी, छोटी कोठरी। कोशिका मतलब क्या होता है? छोटी कोठरी, सबसे छोटा एक कोठरी के, एक रूम के आकार का होता है सेल, कोशिका। हमारे सर के बाल से लेकर पैर तक जो चीज दिखाई दे रही है, जो चीज नहीं दिखाई दे रही है, हर बॉडी के पार्ट में सेल है। हमारी पूरा पूरा शरीर ही हमारा पूरा कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी कितने करोड़ों अरबों कोशिकाएं हमारे शरीर में होंगी। तो कोशिका क्या होता है? कोशिका की स्ट्रक्चरल संरचना कैसी होती है, या वो कार्य कैसा करता है? शरीर की क्रियात्मक, शरीर हमारा है तो वो कैसे कार्य कर रहा है, या उसकी संरचना कैसे बन रही है। शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। उसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को कोशिका कहते हैं। ठीक है, सेल हो गया। उसके बाद हम सेल वॉल, चलिए अभी इसको भी देखते हैं। इसको पहले इसको देखते हैं, उसके बाद सेल वॉल आपको समझ में आएगा। डिस्कवर यानी उसका किसने किसने खोज किया सेल का? तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में की थी। किसमें की थी? कार्क में की थी। कार्क मतलब क्या होता है? जैसे पहले ना कि जो वाइन की बोतल थी, तो उसे ढकने के लिए एक लकड़ी का इतना बड़ा एक कैप के आकार का उसमें ऐसे डाला जाता था। या तो फिर पुराने जैसे पेड़ होते थे, उसके जो छाल होते थे, उससे पहले दवाइयाँ भी बनती थी, तो वो जो छाल होते थे उसमें उसमें रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? कोशिका को देखा। कैसी आकृति उसकी? एक रूम के आकार की आकृति। अभी मैंने बताया कि सेल माने छोटी कोठरी, एक रूम के आकार का दिखाई देता है। तो उसमें उन्होंने देखा कि रूम के आकार की, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो ऐसे उन्होंने देखा, वो भी कार्क में। तो इस टाइप का था वो। एक रूम के आकार का। ये लग रहा होगा आपको, एक रूम के आकार का दिख रहा होगा। ये ऐसे ही इन्होंने संरचना पाई मधुमक्खी के छत्ते के आकार की। ऐसे मधुमक्खी का छत्ता भी ये पूरा लग रहा है। ऐसे ही इन्होंने किसमें खोज की? छाल, पेड़ों की छाल में इन्होंने देखा। किसमें देखा? पेड़ों की छाल में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। किसमें की थी? कार्क में की थी। और इन्होंने कैसी कोशिकाओं की खोज की थी? मृत कोशिकाओं। यानी कि ये जो कोशिका है, इसके जो अंदर का जितने भी कोशिका के कोशिकांग होते, वो सब मर चुके थे, सब कुछ मृत थे, यानी मर चुके थे। बस केवल इसकी बाहरी, ये जो है पूरा, जो पूरा आपको बाहरी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। देखिए, इसीलिए मैंने ये वाला पॉइंट छोड़ा था कि अभी खुद समझ में आ जाएगा आपको। कोशिका भित्ति, इसी के, ये जो है सेल, उसके बाद इसी के बाहरी आउटर पार्ट को कहते हैं कोशिका भित्ति। ये जो आपको दिख रही है। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एंड आई थिंक पूछेगा भी नहीं, कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज ही बहुत ही कठोर होता है। इसे सामान्य मानव नहीं पचा सकते। हम ना ही इसे चबा सकते हैं, ना ही इसे खा सकते हैं। जैसे सेलुलोज कठोर होता है, हमारा कपड़ा हो गया, कागज हो गए, पेड़ पौधे हो गए, तो इन सबको हम मानव नहीं पचा सकते। इन सबको कौन खा सकते हैं? जानवर खा सकते हैं। और याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। केवल पादप कोशिकाओं में, जैसे पेड़ पौधों में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फिर एक बार, कोशिका मतलब क्या होता है? सेलुला। कोशिका सेलुला शब्द से बना है, ये एक लैटिन शब्द है, और इसका मतलब होता है छोटी कोठरी या छोटा कमरा।
फिर इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किसमें की थी? कार्क में, यानी पेड़ के छाल में की थी। और उन्होंने कैसी आकृति पाई? मधुमक्खी के छत्ते के आकार की, एक एक रूम के आकार की उन्होंने आकृति पाई। और इसके अंदर की जितनी भी कोशिकाएं थी सब कुछ मृत थी। इसके केवल आउटर इसका पार्ट जो था वो ठीक था, क्योंकि ये सेलुलोज का बना था, सेलुलोज हार्ड होता है तो इसीलिए। और कोशिका भित्ति जो होती, इसके बाहरी पार्ट को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। और ये किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, वैसे तो सेलुलोज तीन प्रकार के होते हैं, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। वैसे तो अभी अभी उसका कोई काम नहीं है। तो बस इतना जानिए कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और ये केवल किस में पाई जाती है? ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी पेड़ पौधों में पाई जाती है बस। हमारा कपड़ा है, कागज हो गया, इन सबको तो हम खा नहीं सकते हैं। पत्ती हो गया, हम अच्छे से चबा भी नहीं सकते इसे। तो ये सारी, तो देखिए सेल हो गया ये, इसीलिए मैंने ये पॉइंट छोड़ा था। कोशिका सेल वॉल हो गया, यानी इसी का मतलब होता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल कोशिका भित्ति। अब हो गया डिस्कवर, यानी किसने इसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने। ओके, अब हमारा क्या आता है? अब आता है साइज, साइज पे आता है। तो पहले तो टाइप्स जान लेते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रो और यूकैरियोटिक क्या होता है? प्रो और यूकैरियोटिक, प्रो माने यानी कि प्राचीन, यानी पुराना, पुराना कोशिका, जो कि अनडेवलप्ड है, ये अनडेवलप्ड है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? ये डेवलप्ड होता है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? ये डेवलप्ड होता है। प्रो माने प्राचीन होता है, यानी पुराना ये। और प्रोकैरियोटिक क्या होता है? अनडेवलप्ड है। तो इस कोशिका में जितने भी कोशिकांग हैं, कोशिका के कोशिकांग यानी डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, हरित लवक, तो ये सब जो हो गए वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक यानी डेवलप्ड, डेवलप्ड कोशिका, यानी इसमें कोशिका के सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, जितने भी डीएनए, आरएनए, तो सब यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। अभी तो इससे कोई मतलब नहीं है, हम इसे दूसरे पार्ट में अच्छे से चर्चा करेंगे इसकी। तो प्रो यू हो गया, ये उसके पार्ट हो गए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है कि बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका ह्यूमन में और सभी में, यानी पूरे ब्रह्मांड में। और सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो ह्यूमन में और सभी में। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो ह्यूमन में है वो कौन सी होती है? स्पर्म, यानी अंडाणु। और सभी में, सब में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका ह्यूमन में कौन सी होती है? तो वो है अंडाणु, यानी स्पर्म। और सबसे बड़ी कोशिका पूरे ब्रह्मांड में किसकी होती है? तो वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की। उसका अंडा इतना बड़ा होता है। और
बहुत ज़्यादा उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका ह्यूमन में कौन सी होती है? तो वो है शुक्राणु, न्यूरॉन। और सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका सभी में, पूरे ब्रह्मांड में होती है, वो है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी होती है, सबसे सूक्ष्म। अब बड़ा छोटा हो गया। सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका, तो वो न्यूरॉन की होती है। किसकी? न्यूरॉन की। और न्यूरॉन कहाँ होता है हमारा? न्यूरॉन हमारा होता है तंत्रिका में, यानी ब्रेन में होता है, तंत्रिका कोशिका होता है। तो तंत्रिका कोशिका यानी ब्रेन में। कहाँ होता है? ब्रेन में होता है ये। न्यूरॉन कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। सबसे बड़ी कोशिका ह्यूमन में अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका पूरे ब्रह्मांड में होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी कोशिका ह्यूमन में कौन सी होती है? तो वो है शुक्राणु। और सबसे छोटी कोशिका सभी में कौन सी होती है? तो वो है माइकोप्लाज्मा। अब बात अगर सबसे लंबी कोशिका की जाए तो वो है न्यूरॉन की कोशिका। अभी जैसे हमारे ये सर है, अभी हमने इसे ऐसे तलवार से काटा, ऐसे किया, तो इसके अंदर एक मैगी के आकार की संरचना होती है, एक पूरा झुंड बना के ऐसे रहती है। तो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका वही होती है, न्यूरॉन की कोशिका, जो मस्तिष्क में होती है। और एक बात और कि सब सबसे कम, यानी एकदम ना के बराबर, मान लीजिए कि सबसे कम यानी एकदम ना के बराबर कोशिका विभाजन किसमें नहीं होता है? तो कोशिका विभाजन किसमें नहीं होता है? न्यूरॉन में नहीं होता है। इसी में जो ये सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन यानी ब्रेन की, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर एक बार कोई कस के मार दे यहाँ पे ना, तो एकदम दुनिया से डिलीट हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, एकदम नहीं। और अगर पूछा जाए कि सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो सबसे तेज विभाजन बोला जाए तो वो होता है लीवर में। किसमें होता है? लीवर में होता है। यहाँ अगर कोई मार भी देना, कुछ भी हो जाए लीवर में, तो वो आपस में कोशिका एक दूसरे से संयोग करके बना बना सकती है। लेकिन अगर एक बार न्यूरॉन में लग गया तो फिर वापस नहीं। सबसे तेज विभाजन किसमें होता है? कोशिका विभाजन लीवर में होता है। अगर कोई मारने भी आ रहा है तो बोलो भाई यहाँ मारो ना, यहाँ ठीक है, यहाँ जुड़ जाएगा, तो वो लीवर में। और सबसे जो विभाजन होता है कम, वो न्यूरॉन में होता है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। सेल हो गया, सेल वॉल हो गया, साइज हो गया, सेल मेम्ब्रेन नहीं, ये नहीं हुआ, डिस्कवर हो गया। ओके, चलिए मेम्ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। अब मेम्ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यानी इसको कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो घबराइएगा, मैं इसे एक ही नाम से बोला जाता है, या तो सेल मेम्ब्रेन बोलिए या तो ये बोलिए। तो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। झिल्ली क्या होता है? जैसे कि, और ये सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, ये एक झिल्ली के आकार की होती है। जैसे हमारे शरीर के ऊपर भी एक झिल्ली है, सबसे पहले आप इसे पकड़े तो ये सबसे पहले झिल्ली है। और ये कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है पादप और जंतु दोनों में, बोथ में, ये दोनों में पाई जाती है। ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली किसमें होती है? पादप और जंतु। और कैसी होती है? एक परती होती है इसकी। तो ये झिल्ली के आकार की होती है। और कोशिका और सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? ये प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है ये सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है। और इसी के अंदर जितने भी कोशिका के अंग हैं वो सब इसी के अंदर पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन में, कोशिका झिल्ली में। एक कोशिका झिल्ली एक परत की होती है और वो पादप और जंतु यानी पौधों और वो जंतुओं में सब में पाई, दोनों में पाई जाती है। और इसी के अंदर ये, पहली बात तो ये प्रोटीन की बनी होती है और इसी के अंदर जो भी कोशिका का अंग है वो इसी के अंदर पाया जाता है। और एक बात और, कोशिका भित्ति जो मैंने बताया था, सेल वॉल, ये इसकी दुई परत होती है। कोशिका झिल्ली इसमें दुई परत होती है, मैंने बताया था इसमें दो परत होती है। और ये केवल किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। ठीक है, मेम्ब्रेन भी हो गया। अब देखते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी सबसे छोटी इकाई। मैंने बताया था कि कोशिका सबसे छोटी इकाई है, ना कि सबसे छोटा अंग। कुछ लोग कहते हैं सबसे छोटा अंग है, नहीं, सबसे छोटा अंग नहीं है। द सेल इज नॉट ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, द सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। सबसे छोटी इकाई है, ना कि ये सबसे छोटा अंग है। कोशिका के तो बहुत छोटे छोटे अंग है, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये कोशिका से तो और छोटे छोटे हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई जो है, सबसे छोटी इकाई किसकी होती है? सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका, सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, ना कि सबसे छोटा अंग होता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई जब भी पूछे तो वो है कोशिका, स्मॉलेस्ट यूनिट। अब आया हमारा, ये भी हो गया, अब आया हमारा लाइव सेल यानी जीवित कोशिका। लाइव सेल यानी जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। किसने की थी? आपको मेरी राइटिंग थोड़ी सी अजीब लग रही होगी अभी पहला क्लास है तो क्या पता आपको 4-5 क्लास में ऐसा लगे। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। और सबसे ज्यादा इनका क्या पूछा जाता है कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किसकी किसकी खोज की थी? तो इन्होंने सबसे पहले आरबीसी, फिर उसके बाद शुक्राणु की भी इन्होंने खोज की थी, सबसे छोटी कोशिका जो होती है ह्यूमन में। और उसके बाद इन्होंने आरबीसी, शुक्राणु और जीवाणु, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जीवाणु। एंटोनी वॉन हमेशा पूछता है कि जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु जीवित कोशिका से संपर्क है, जीवाणु यानी जीवित कोशिका। तो जीवाणु की खोज किसने की है? जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की है। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। आरबीसी माने रेड ब्लड कार्पेसल्स, शुक्राणु की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने और जीवाणु की भी खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। और ये हमेशा क्या करते थे कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेके चलते थे हमेशा, और उसी में इन्होंने खोज किया, उसी में इन्होंने खोज किया। हो गया जीवित कोशिका, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने हमेशा ये मैग्नीफाइंग ग्लास लेके चलते थे और मैग्नीफाइंग ग्लास पे इन्होंने खोज की आरबीसी, शुक्राणु। जैसे अल्फ्रेड नोबेल ने 355 से ज्यादा आविष्कार किए, पर उनका मेन क्या माना जाता है? डायनामाइट के आविष्कारक थे वो। तो वैसे इन्होंने भी बहुत आविष्कार किए, तो इनके मेन जैसे मेन है आरबीसी, शुक्राणु और जीवाणु, और भी है इंपॉर्टेंट यही है कि अब हमारा आता है सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत इसे किसने दिया है? स्लाइडन एवं स्वान ने। स्लाइडन एवं स्वान ने इसे दिया। और कब दिया? केवल 1 साल का अंतर है। इन्होंने 1938 में दिया, इन्होंने 39 में दिया, बस साल का अंतर है। और इन्होंने किस में खोज की? नहीं सॉरी, कोशिका सिद्धांत, स्लाइडन एवं स्वान ने क्या कहा
इन्होंने कहा कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। जैसे हमारे शरीर में अगर मैंने यहाँ पे कट कर दिया, तो जितनी भी जो यहाँ की कोशिका तो मर गई, तो यहाँ जो पुरानी कोशिका है वो मिलकर एक नई कोशिका का निर्माण करेंगी। तो इन्होंने स्लाइडेन स्वान ने यही बताया कि पुरानी कोशिका से मिलकर ही नई कोशिका का निर्माण होता है, और हमारे पूरे शरीर में कोशिकाओं से मिलकर ही हमारा शरीर बना है। और यहाँ के साथ सिस्टम की बात है, तो सिस्टम यानी हमारे शरीर में कौन कौन से तंत्र होते हैं, जैसे परिसंचर तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया। तो ये सब सिस्टम के बारे में आते हैं, इसे डिटेल में ही पढ़ना है। अब आता है स्लाइडेन एवं स्वान ना, न्यूक्लियस आता है। तो न्यूक्लियस माने केंद्रक होता है। न्यूक्लियस माने केंद्रक होता है। यानी हर कोशिका में उसके बीच में स्थित केंद्रक होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, ये बीच में इसका ये है केंद्रक। ये क्या है? ये केंद्रक है। अब मान लीजिए रॉबर्ट हुक ने क्या बताया, मृत कोशिकाओं के बारे में बताया। फिर जीवित कोशिका, कहाँ गया यार, लाइव सेल यानी जीवित कोशिका, इसको किसने बताया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बताया। इसको बताया एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। और जो कोशिका सिद्धांत है, हाँ ठीक है चलिए, केंद्रक है। तो ये केंद्रक है, ये हमारे हमारा केंद्रक है। इसी केंद्रक में हमारे सारे कोशिका के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हर एक चीज इसी इसी के केंद्र में स्थित होती है। जैसे हम अगर बोलते हैं कि अगर कहीं भी हम जाए तो बोलेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कोशिका का मुख्यालय हेडक्वार्टर है केंद्रक। हर एक चीज इसके केंद्रक में होती है। और कोशिका, हर कोशिका में बीच में स्थित केंद्रक होता है, ठीक है। इस केंद्र को क्या कहते हैं? सॉरी, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिक, केंद्रक द्रव्य, ठीक है, बीच में है तो इसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब इसे कह दिया, अब ये जो पूरा केंद्रक को मिला के ये जो पूरा है, इसके अंदर जो है उसे कोशिका, कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी साइटोप्लाज्म। और हाँ एक चीज और, कि अगर हम कोशिका को, इस कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? साइटो। तो कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी में करते हैं, तो ये है कोशिका द्रव्य, तो साइटोप्लाज्म हो गया। और इस पूरे को मिलाकर क्या होता है, अभी इसे छोड़कर ये पूरा क्या हो गया? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और केवल केंद्रक को लिए हैं तो वो हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये पूरा क्या कहलाता है? इसे कहते हैं जीव द्रव्य, यानी प्रोटोप्लाज्म। क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ गया? और केंद्र की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की है। केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्र की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस माने केंद्रक, ये हो गया केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, ये हो गया कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। कोशिका, अगर कोशिका का अध्ययन हम साइटो में करते, साइटोप्लाज्म में। और जीव द्रव्य यानी पूरे को मिलाकर हो गया प्रोटोप्लाज्म। और केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और जहां तक बात है सेल थ्योरी की, तो ये कोशिका सिद्धांत तो उन्होंने किसमें खोजा था? आर्किड के पौधे में खोजा था। सेल थ्योरी किसने खोजा था? स्लाइडेन स्वान ने खोजा था ना। स्वान ने खोजा था ना। तो
किसमें की थी? आर्किड के पौधे में। मैं दिखाई देती हूँ आपको। हाँ, देख लीजिए एक बार, ये सेल थ्योरी है। सभी सजीव वस्तुएं छोटी से छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। मैंने बताया कि सभी सजीव यानी जैसे हम लोग हैं, सभी सजीव वस्तुएं जितनी भी हैं यानी लिविंग थिंग्स छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। मैंने अभी बताया सभी सजीव चीजों को कोशिका सबसे छोटी कार्यशील इकाई होती है। सभी सजीव चीजों की कोशिका सबसे छोटी कार्यशील इकाई। मैंने ये बताया कि द स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। और सभी कोशिका पहले से उपस्थित कोशिकाओं के डिवीजन विधि से बनती है। यानी हमारा अभी यहाँ पे हाथ कट हो गया, तो ये जो पुरानी कोशिकाएं हैं ये मिलकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो सेल थ्योरी में यही बताया स्लाइडेन स्वान ने। उसके बाद ये देखिए, ये है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका है ये, सबसे बड़ी कोशिका है पूरे ब्रह्मांड में। तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा है, आप देख सकते हैं। और ये है शुतुरमुर्ग का अंडा, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ऑलरेडी ये। उसके बाद फिर ये है आर्टिक का पौधा, आर्किड का पौधा ये है। इसी के जड़ों में इन्होंने खोज किया था, इसी के जड़ों में इन्होंने खोज किया था, आर्किड के पौधे में। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आई थिंक सब हो गया है। सेल भी हो गया, सेल वॉल भी हो गया, साइज भी हो गया इसका, सेल मेम्ब्रेन भी, डिस्कवर भी, लाइव सेल भी हो गया है, जीवित कोशिका, स्मॉलेस्ट यूनिट भी हो गया है, सेल थ्योरी मैंने अभी बताया, सिस्टम भी, न्यूक्लियस भी। तो अभी तो ये पहला क्लास है, तो ये इंट्रोडक्शन और भूमिका में ही जाता है, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भी चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो उसका बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज अब बेसिक जाने हैं, अगली क्लास में उसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। नमस्ते।